हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस जीके की डेली रिवीजन सीरीज के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हमारे जीके के टॉपिक्स को क्वेश्चंस के साथ। और इस सीरीज को हम हमारे एग्जाम तक कंटिन्यू रखेंगे, जिससे हम हमारी पूरी की पूरी जीके जो है उसे इसके अंदर कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि संघ एवं उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, भाग 1 की आज हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं, जिससे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा, वो कहता है कि द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का क्षेत्र अभिव्यक्ति जो है वो भारत संघ से अधिक व्यापक अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं पहले इनका अंतर बता देता हूँ कि ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होती है, ये बात करती है हमारे पूरे एरिया की, जिसमें जितने भी हमारे सारे के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आते हैं, या फिर कभी भी भारत संघ के अंदर कोई भी भाग जोड़ा जाएगा, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर शामिल किया जाएगा। लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया होता है, इसकी बात की गई है आर्टिकल 1 के अंदर कि भाई हमारा जो देश होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है जो हमारी स्टेट्स के पास पावर है और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ये इन दोनों के बीच में उस फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था है उसकी बात करता है यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर वाइडर एक्सप्रेशन, यानी कि बड़ी जो अभिव्यक्ति है, वो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपके सारे राज्य, सारे केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी प्रकार के क्षेत्र भारत में आगे जोड़े जाने वाले हैं, वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन भारत संघ के अंदर सिर्फ राज्य सरकार है और केंद्र सरकार के बीच में जो आप कह सकते हो कि भाई शक्तियों के बारे में जो बात की जाती है, उसी की चर्चा इसमें की जाती है। संघात्मक व्यवस्था के बारे में बात यहाँ पर की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, वो कहता है यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स, whereas टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये इसी की व्याख्या जो अभी हमने बात की, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ स्टेट्स की बात की जाती है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वहां पर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और जो भी टेरिटरीज बाद में भारत में जोड़ी जाएंगी, उन सब की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी, यानी कि 1 एंड 2 ओनली। दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 2 कहता है कि भाई भारत में जो पहले से जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, उन राज्यों का अगर प्रवेश किया जाता है तो वो आर्टिकल 2 के द्वारा होगा। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि अनुच्छेद 3 भारत संघ के घटक राज्यों, यानी कि पहले से जो राज्य मौजूद है, उनके आंतरिक पुनर्समायोजन, यानी कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो देखिए, आपको एग्जाम में याद कैसे रखना है इसको। आपको ध्यान रखना है कि भाई आर्टिकल 2 में बात की गई किसकी, बाहर के राज्यों की। ठीक है। बाहर के जो स्टेट्स हैं जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है और हमें उसे भारत संघ का हिस्सा बनाना है, तो आर्टिकल 2 से बनाएंगे। आर्टिकल 3 में बात करनी है अंदर के राज्यों के, जो पहले से भारत संघ का हिस्सा है और फिर हमें उसमें कुछ चेंज करना है, तो वो आर्टिकल 3 से होगा। तो पहले बाहर वाले को लपेटेंगे, उसके बाद घर वाले को देखेंगे। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। आर्टिकल 2 यानी कि बाहर का राज्य, आर्टिकल 3 यानी कि अंदर का राज्य। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस और कमिटीज वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। निम्न में से कौन सा आयोग या समिति भारत में राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने वाला पहला आयोग था। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको आयोगों के बारे में बताता हूँ। 3 आयोग जो हैं वो कुल मिलाकर के राज्य पुनर्गठन के लिए बनाए गए थे। सबसे पहले जो आयोग बनाया गया था वो बनाया गया था एस के धर आयोग।
एस के धर आयोग जो है 1948 में बनाया गया, और इस एस के धर आयोग के अंदर एस के धर के अलावा, क्योंकि एक तो खुद एस के धर इसमें शामिल थे, इनके अलावा जगत नारायण लाल, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल, ये दो व्यक्ति इसके अंदर शामिल थे। और एस के धर कमेटी ने भाषा के आधार को मानने से मना कर दिया था, यानी कि भाषा को स्पष्ट रूप में इन्होंने स्वीकार नहीं किया। दूसरे अगर हम कमेटी की बात करें तो दूसरी कमेटी हमारी जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी जो है ये भी 1948 में बनाई गई। जे यानी जवाहरलाल नेहरू, वी यानी वल्लभ भाई पटेल, और पी यानी पट्टाभी सीतारामैया। ये तीन व्यक्ति इसके अंदर शामिल थे, और भाषा को आधार मानने से इस समिति ने भी मना कर दिया था। लेकिन 1953 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसे नाम दिया गया फजल अली कमेटी। और फजल अली कमेटी जो है, इसमें फजल अली के अलावा दो मेंबर और भी शामिल थे, एक के एम पणिक्कर, यानी कि के एम पणिक्कर, और एक एच एन कुंजरू, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू इसमें शामिल थे। और ये वो कमेटी थी जिसने पहली बार भाषा को आधार माना था। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, फजल अली, यानी कि फजल अली कमीशन जो थी उसने राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, लेकिन उसने ये भी कहा कि भाषा आपका प्राथमिक आधार नहीं होना चाहिए, यानी कि वन स्टेट फॉर वन लैंग्वेज ये नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो फजल अली कमीशन इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3, यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो कहता है, ए बिल कंटेम्पलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि एक नए राज्य के गठन पर विचार करने वाला विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पूर्व सिफारिश के साथ ही पेश कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड by the views expressed by the state legislature regarding the proposed changes to its boundaries, यानी कि राष्ट्रपति अपनी सीमाओं में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में राज्य विधायिका द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से संवैधानिक रूप से बाध्य है। तो संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ओनली वन। देखिए क्या होता है, अगर किसी भी राज्य में परिवर्तन करना है हमें आर्टिकल 3 से, तो पार्लियामेंट के अंदर वो प्रस्ताव पेश किया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी कि पहले राष्ट्रपति की सिफारिश हमें लेनी होगी। अब जिस भी राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है पार्लियामेंट से, उस राज्य के पास ये बिल भेजा जाएगा। अब यदि वो राज्य उस पर सहमति दे चाहे ना दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पार्लियामेंट उसमें परिवर्तन करना चाह रही है तो परिवर्तन होगा। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य विधायिका के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर क्रिएशन और फॉर्मेशन एज फुल फ्लैश्ड स्टेट्स। निम्नलिखित राज्यों को उनके उनके निर्माण के कालक्रम के अनुसार पूर्ण राज्यों के रूप में व्यवस्थित करें, यानी कि सबसे पहले कौन सा राज्य बना है उसके बाद कौन सा राज्य बना है, इसके अंदर हमें उस सीक्वेंस को बताना है। तो इन राज्यों के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुजरात जो है 1960 में 1960 में बॉम्बे से अलग होकर के दो राज्य बनाए गए थे, एक बना था महाराष्ट्र और एक बना था गुजरात। ठीक है, तो भाषा के आधार पर इसमें मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र बना, गुजराती भाषी क्षेत्र गुजरात बना, लेकिन सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया गया था, बाकी चीजों का भी ध्यान में रखा गया था। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 1966 में हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग होकर के हरियाणा बनता है और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है चंडीगढ़। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिक्किम की, तो सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 सॉरी 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 से, और इसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से।
ठीक है। तो 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, तो यहाँ पूछा गया पूर्ण राज्य के रूप में, तो 1975 में इसको दर्जा मिला है। और तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ तो इसे तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। तो सबसे पहले आपका गुजरात, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद तेलंगाना की 2134 ये रहा। 20 का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इनमें से गुजरात बना है 1960 के अंदर, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और तेलंगाना 2014। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया भी गया 15वां राज्य जो है वो गुजरात बना था 1960 में। 17th स्टेट बनता है पंजाब से अलग होकर के हरियाणा, और सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बनता है 1975 में, और तेलंगाना 29th स्टेट बनता है। लेकिन अभी वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया 2019 के अंदर, 2019 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सीडिंग ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन स्टेट, यानी कि भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कहता है द पार्लियामेंट कैन सीड इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन स्टेट बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी लॉ अंडर आर्टिकल 3, यानी कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत एक साधारण कानून पारित करके भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंप सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय क्षेत्र को अगर किसी भी विदेशी राज्य को सौंपना है तो वहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी जो है वो लानी पड़ेगी, यानी कि आपको विशेष बहुमत के द्वारा वो प्रस्ताव पारित करना होगा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट कहता है द सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है और इसे कार्यकारी कार्यवाही द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ ये कहा गया है कि किसी भी देश के साथ अगर सीमा विवाद होता है तो वहां हम हमारे देश का कोई भी क्षेत्र उस देश को नहीं सौंप रहे हैं, इसलिए वहां पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक हम किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश के पास नहीं सौंपते हैं तब तक संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सिर्फ हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, ये बेरूबाड़ी यूनियन केस की बात की गई थी 1960, या कई जगहों पर 1959 भी इसको कहा जाता है। 1959 में ये केस हुआ था और इसमें ये कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर द सीडिंग ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री, यानी कि आर्टिकल 3 में आप ऐसा नहीं कर सकते कि भारत क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को जो है वो आप किसी दूसरे देश को बिना संविधान संशोधन के दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और बांग्लादेश के साथ हमारा जो है इसी के लेकर के विवाद भी था, और ये बेरूबाड़ी यूनियन जो है ये एक जगह का ही नाम है जो कि इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में एक विवाद को क्रिएट करता है, जो विवाद 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा ये विवाद जो है वो सुलझता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होते हैं, भूमि सीमा समझौता होता है। भारत जो है वो बांग्लादेश को 111 जगह देता है और बांग्लादेश भारत को 51 जगह प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद जाकर के वो विवाद जो है वो सुलझा है, पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड इन 1953। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि भाई 1953 में नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम क्या था। तो वो नाम था फजल अली कमीशन, यानी कि फजल अली आयोग जो है वो 1953 में बनाया गया। इसके अंदर के.एम. पणिक्कर शामिल थे, बिल्कुल सही बात है। एच.एन. कुंजरू भी शामिल थे, ये सही बात है। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि ये जेवीपी कमेटी के अंदर शामिल थे। अभी हमने बात की थी कि 3 कमेटीज बनाई गई थी, एस के धर कमेटी और जेवीपी कमेटी 1948 के अंदर, और फजल अली आयोग 1953 के अंदर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि ये जो फजल अली कमीशन है, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो इसके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी 1955 में, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
laws made for the admission of new states article 2 और formation of new states article 3 are not considered as amendments of the constitution under article 368। यानी कि नए राज्यों के प्रवेश यानी कि अनुच्छेद 2 या नए राज्यों के गठन यानी कि अनुच्छेद 3 के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 4 यही कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से संबंधित अगर हमें कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्टेटमेंट सेकंड की अगर हम बात करें, सच लॉज कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन द पार्लियामेंट। तो ऐसे कानून संसद में साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आर्टिकल 368 यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, हमें साधारण बहुमत से यानी सिंपल मेजोरिटी से भी ये पारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा बोथ 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स was सिक्किम मेड a full fledged स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 35th अमेंडमेंट 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था, ठीक है। और जोड़ करके क्या बनाया था? इसे बनाया गया था एसोसिएट स्टेट ऑफ असम, यानी कि असम का सह राज्य। और इसके लिए एक नया आर्टिकल 2A रखा गया था जो अब शामिल नहीं है, क्योंकि 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में और इसे यहां से असम के सह राज्य के दर्जे से हटा करके पूर्ण राज्य जो है वो बना दिया गया। तो इसमें 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सिक्किम जो है वो भारत में जुड़ने से पहले किस वंश के अधीन जो है वहां पर शासन किया जाता था, कौन से वंश का शासन सिक्किम के अंदर था, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जोनल काउंसिल्स। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है जोनल काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं जो सीधे संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित की गई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 263 है ये इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। इंटर स्टेट यानी कि अंतरराज्यीय काउंसिल की बात यहाँ पर की गई है। और ये जो हमारी जोनल काउंसिल होती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना हो करके ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक संस्था। अब संवैधानिक संस्था और वैधानिक संस्था में अंतर क्या है? तो फटाफट से इसको देखिए। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अगर इसकी चर्चा की गई होती तो ये संवैधानिक संस्था कहलाती। लेकिन यदि पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पारित करके एक कोई कानून पारित करके वो संस्था बनाई जाती है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक संस्था कहा जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम इनकरेक्ट यानी कि गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, द यूनियन होम मिनिस्टर इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल्स, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडेड इन ईच जोन एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल फॉर दैट जोन बाय रोटेशन, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर उस क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए आंसर जो है वो ओनली 2 और 3 है। तो यहाँ पर देखिए पहला इनकरेक्ट क्यों है स्टेटमेंट? क्योंकि आर्टिकल 263 के अंदर आता है इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके द्वारा बनाई गई थी क्या? जोनल काउंसिल्स, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होकर के क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक संस्था है। इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होता है। प्रत्येक जो है हमारी इस प्रकार की जो काउंसिल बनाई जाती है जोनल काउंसिल, उनका अध्यक्ष होता है या चेयरपर्सन होता है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स यानी कि जो राज्य उसके अंदर शामिल हुए हैं उनके मुख्यमंत्री रोटेशन के द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और प्रत्येक 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, यानी उनका टेन्योर जो होगा वो होगा 1 साल का।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आज का सेशन हमारा जो है यहीं पे समाप्त होता है। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। और साथ में इसकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।